गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं दिनांक 12/12/2020। आज दिनांक क्या है? 12/12/2020 यानी 12 दिसंबर 2020। ये क्लास कौन सी है? ये है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा कौन सा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर कितना है? 88। और आज इस लेक्चर में अपन बात करेंगे सैद्धांतिक पेपर या फर्स्ट पेपर की, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें अपन चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कला। किसके बारे में? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की कला। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की कला के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 11th-12th में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा। इसका जो समय है वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसका समय 3000 ईसा पूर्व से वैसे 1750 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है बुक में, और कहेंगे 1500 ईसा पूर्व तक भी लिखा हुआ है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? इसमें चर्चा करेंगे पाषाण युग के सहस्त्रों वर्षों यानी पाषाण युग के हजारों वर्षों के पश्चात की जो प्राचीनतम मूर्तियां सिंधु घाटी में, और सिंधु घाटी में कौन सी जगह? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में प्राचीन खंडरों में मिलती है। किसमें मिलती है? प्राचीन खंडरों के रूप में हमें प्राप्त होती है। ये नगर 3000 वर्ष ईसा पूर्व, ये नगर 3000 वर्ष ईसा पूर्व संमत के हैं। कब के हैं? 3000 ईसा पूर्व की संमत के माने जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मूर्ति निर्माण का जो स्वरूप था उसका ज्ञान हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मालूम चलता है। किससे मालूम चलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता से ही हमें मालूम चलता है। उस सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष है वो उस समय के भारत के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पीन यानी खान पान, वस्त्र आभूषण एवं ज्ञान विज्ञान के परिचय से मिलता है। किससे मिलता है? वहाँ की संस्कृति, धर्म, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा और वहाँ के पर्यावरण से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही इन नगरों की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों को देखकर भी हमें ज्ञान विज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। किसका? ज्ञान विज्ञान का परिचय हमें प्राप्त होता है। और इस बात का भी हमें पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल में भारत का जो संबंध था वो सुमेर से, मिस्र वासियों से, फिलिस्तीन से, ईरान से आदि सुदूर देशों से स्थापित था। यानी कि एक दूसरे देश के जो अन्य देश हैं, एक देश दूसरे देश के काम आता था, उसकी सहायता करता था। इस प्रकार से भारत का भी जो संबंध था वो मिस्र, फ्रांस से, सुमेर से, फिलिस्तीन से, इसके अलावा
ईरान से आदि देशों से अच्छे संबंध थे किसके, भारतवर्ष के। इस समय की जो सभ्यता है वो सभ्यता और संस्कृति को देखकर उसकी कुछ विशेषताएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उस समय की कौन कौन सी संस्कृति रही है, उस समय की जो सभ्यता थी वो कैसी रही है, उन सभ्यताओं की क्या क्या विशेषताएं रही है, ये सब विशेषताएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जिसमें से कौन कौन सी थी, जिसमें से पहली विशेषता थी कि इन नगरों में बहुत विशाल आकार की पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे। पहली विशेषता क्या हो गई, इनकी पहली विशेषता हो गई कि इन नगरों में बहुत विशाल आकार के पक्की ईंटों के मकान पाए जाते हैं। यानी कि उस समय के जो मकान थे वो पक्की ईंट से निर्मित थे। किससे निर्मित थे, पक्की ईंट से निर्मित थे। यानी कि ईंट बनाने के कारखाने उस वक्त भी थे और आज भी है, लेकिन ईंटों की साइज अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। पहले भी ईंट पकाने का कारखाना था और आज भी है। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि इन नगरों में बहुत विशाल आकार के पक्की ईंटों के मकान पाए जाते हैं। जो भवनों का आकार था वो भी विशाल था और ईंट भी बड़ी साइज की मिलती है उस समय की। उसके अलावा जो नालियों के द्वारा नगरों को स्वच्छ रखने का जो पूर्ण प्रबंध था तथा बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कों का भी निर्माण किया गया था। यानी कि उस समय सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़कें कैसी थी, चौड़ी थी और उनमें नाली और पानी के निकास की व्यवस्था भी उत्तम प्रकार की थी। कैसी थी, उत्तम प्रकार की थी। ये लोग सोने और चांदी के सुंदर आभूषण व अनेक उपरत्नों के आभूषण भी धारण किया करते थे। उस समय के जो लोग हैं वो आभूषण धारण करते थे और उसमें सोने और चांदी के, इसके अलावा और भी बहुमूल्य रत्नों के आभूषणों का उपयोग होता था, पहनते थे। ये सब हमें खुदाई में प्राप्त अवशेषों प्राप्त होता है। इसके अलावा ये लोग गेहूं की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे, गेहूं की, यानी गेहूं के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा जैसे कि जौ के, चावल के आदि के साक्ष्य भी हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर की जो विशेषता थी वो क्या थी कि ये तांबे का भी ये लोग अनेक रूपों में प्रयोग करते थे। किसका, तांबे का प्रयोग भी ये अनेक रूपों में करते थे। यहीं से पकाई हुई मिट्टी के रंगे हुए बर्तन भी काफी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे उन्हें पकाकर तैयार किया जाता था, उनके ऊपर भी रेखांकन आदि प्राप्त होते हैं। यानी कि 2-3 कलर के बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पत्थर की, मिट्टी की या फिर तांबे की जो मूर्तियां हैं वो भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा मिट्टी के जो ठीकरे हैं वो ठीकरे भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये सब बड़ी संख्या में हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिली जो मूर्ति है, मूर्ति कला के भी कुछ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। उन मूर्ति कला की जो कृतियां हैं उन कृतियों में कौन कौन सी, जैसे कि दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। कौन सी मूर्ति, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति भी हमें कहां से प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, कौन सी मूर्ति, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है, ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। जो दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, किसकी, दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये अलंकरण युक्त 16 होड़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी है, एक बाबा है, उन्हें 16 होड़े हुए दिखाया गया। क्या, कंधे पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 16 है और वो जो 16 है वो भी अलंकरण युक्त है, अर्थात उसमें फूल पत्ती बनी हुई है।
जो कि माथे और माथे पे और भुजा के आभूषण धारण किए हुए, वो जो बाबा प्राप्त हुआ है, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसने माथे पर और भुजा पर आभूषण धारण किए हुए, क्या आभूषण धारण किए हुए हैं। साथ ही बाएं कंधे पर, उनका जो बायां कंधा है ना, एक तो है दायां कंधा और एक बायां कंधा, जो बायां कंधा है उस पर अलंकरण युक्त शॉल पहने हुए, एक कंधे पर अलंकरण युक्त शॉल ओढ़े हुए हैं वो बाबा मतलब योगी, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। और इस मूर्ति की जो मुख मुद्रा है, यानी इस मूर्ति की जो मुख का आभास है, जो मुंह की जो आकृति है, वो ऐसा प्रतीत होती है कि मानो ये किसी ध्यान अवस्थित साधक की मूर्ति हो। इस प्रकार से लगती है कि ये मानो कि कोई महात्मा हो और वो क्या ध्यान मुद्रा में हो, शांत चित्त से हो, इस प्रकार से ये नजर आती है। कौन सी मूर्ति? दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। इसके अलावा एक और मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, कौन सी? वो मूर्ति है नर्तकी की ताम्र मूर्ति। कौन सी? नर्तकी की ताम्र मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कौन सी? नर्तकी की ताम्र मूर्ति। नर्तकी की ताम्र मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहाँ पर तांबे की विश्व प्रसिद्ध एवं नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सी? यहाँ पर तांबे की विश्व प्रसिद्ध एवं नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो मूर्ति कला की एक अद्भुत कृति है। किसकी कृति है? मूर्ति कला की एक अद्भुत कृति है। इस नर्तकी का जो दायां हाथ है वो कमर पर रखे हुआ है। इस नर्तकी का जो दायां हाथ है वो इस प्रकार से कहाँ रखा हुआ है? कमर पर रखा हुआ है, जो कि एक नृत्य उपरांत विश्राम की मुद्रा में प्रतीत होती है। एक विश्राम की, जैसे डांस करने के बाद में थक जाते हैं तो थकने के बाद में ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है वो विश्राम की मुद्रा में दिखाई देती है। और उसके एक हाथ में कड़े पहने हुए, एक हाथ में क्या पहने हुए? कड़े पहने हुए, एक पैर थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है, और गले में हंसली, और बाएं हाथ के जो कंधा है उससे लेकर कलाइयों तक उसने क्या पहन रखी है? चूड़ियां पहन रखी है। क्या पहन रखी है? चूड़ियां पहन रखी है। मूर्ति में एक तो लय है, बनाने के लिए एकदम रिदम इसमें बनाया गया है, लय बनाया गया है, और इसमें गति को सुंदर दिखाया गया है, गति को सुंदर दिखाया गया है, गति का सुंदर समावेश इस मूर्ति में हुआ है। नर्तकी की यह प्रसिद्ध मूर्ति दिल्ली के संग्रहालय में रखी हुई है। जो नर्तकी की ये प्रसिद्ध मूर्ति है ताम्र मूर्ति, ये कहाँ पर रखी हुई है? ये रखी हुई है दिल्ली संग्रहालय में। कहाँ पर रखी हुई है? दिल्ली संग्रहालय में। ये मूर्ति कहाँ रखी हुई है? दिल्ली के संग्रहालय में रखी हुई है। ये ताम्र निर्मित है। किसकी? ताम्र निर्मित। इस लाइन में से हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किसकी बनी हुई है? ये ताम्र की बनी हुई है, यानी कि तांबे की बनी हुई है। किसकी? तांबे की, ताम्र की बनी हुई है। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पर रखी हुई है? ये रखी हुई है राष्ट्रीय कला संग्रहालय। राष्ट्रीय कला संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ये दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। कौन सी मूर्ति? नर्तकी की ताम्र मूर्ति। मैंने अभी आपको बताया कि यह तांबे की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, और यह मूर्ति कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस नर्तकी के दाएं हाथ कमर पर रखा हुआ, दाएं हाथ कहाँ पर? कमर पर रखा हुआ है, और नर्तकी एक विश्राम की अवस्था में, यानी डांस करने के बाद में थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, तो इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, तो वो विश्राम की अवस्था में है। गले में एक असली, यानी इस तरीके से एक माला पहनी हुई है, और बायां हाथ कंधे से लेकर कलाइयों तक चूड़ियों से भरा हुआ। जो बायां हाथ है ना, यहाँ से कंधे से लेकर कलाइयों तक किससे भरा हुआ है? हाथी दांत की जो चूड़ी है उनसे भरा हुआ है। मूर्ति में एक प्रकार से लय है और गति का सुंदर समावेश भी हुआ है। गति में एक प्रकार से लय और
गति का एक सुंदर समावेश भी इसमें हुआ है। और नर्तकी की ये जो विश्व प्रसिद्ध जो मूर्ति है ये वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर? दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। उसके अलावा हड़प्पा से एक पुरुष धड़ भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? पुरुष धड़। ये पुरुष धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। पुरुष धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो देखिए यह नग्न पुरुष यानी कि न्यूड अवस्था में है, विदाउट क्लॉथ यानी कि कपड़े नहीं है। ये नग्न या न्यूड पुरुष है जो पुरुष धड़ के नाम से जाना जाता है। ये किसी लंबवत खड़े हुए व्यक्ति का है, यानी कि इस प्रकार से खड़े हुए व्यक्ति का है, लेकिन ये इसका शरीर है वो इतना ही प्राप्त हुआ है। अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो होती है उसके लगभग ही ये प्राप्त हुआ है। और इसके शारीरिक उतार चढ़ाव तथा इसकी मांसलता, इसकी जो मांसपेशियां हैं वो आराम से सुंदर ढंग से दिखती है, यानी कि इन्हें बनाने के लिए सुंदर दिखाया गया है। और संभवतः ये जो धड़ है ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा का माना जाता है। ये जो धड़ है ये किसका माना जाता है? जैन तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर किसका? आदिनाथ का माना जाता है। आदिनाथ का माना जाता है। किसका माना जाता है? आदिनाथ का। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन हुए थे? आदिनाथ हुए थे। तो ये जो धड़ है ये भी किसका माना जाता है? आदिनाथ का माना जाता है। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। एक नर्तकी की मूर्ति और एक नर्तकी की ताम्र मूर्ति, ये दोनों क्या है? अलग अलग प्रकार की है। एक नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, और अभी आपने पढ़ा नर्तकी की ताम्र मूर्ति। ताम्र मूर्ति ये दोनों अलग अलग है। नर्तकी की ताम्र मूर्ति में भी पढ़ा बने कि इसमें ये विश्व प्रसिद्ध है। इसका एक जो हाथ है वो कमर पर है, दूसरे में कड़े पहन रखी है, चूड़ियां पहन रखी है, एक पैर है वो किसमें है? यानी कि नृत्य करने की अवस्था में, और शरीर ऐसे विश्राम करते हुए प्रतीत होता है। गले में क्या है? गले में क्या बनाया गया है? असली बनाई गई है। असली पहनते हैं ना ऐसे हार की तरह, वो पहना हुआ है। दूसरी आती है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति, इस मूर्ति का जो सिर है तथा इसका हाथ है वो खंडित है, यानी कि इसका सिर नहीं है, और इसका हाथ है वो भी कटा हुआ है, यानी कि खंडित है, पूर्ण रूप से ठीक नहीं है मतलब। और पैर भी आधा खंडित है, जो पैर है वो भी खंडित है, आधा पैर है ही नहीं। यह मूर्ति भूरे चुनार पत्थर की बनी हुई है। ये वाली जो मूर्ति है वो भूरे चुनार पत्थर की बनी हुई है, और ये जो मूर्ति है ये ताम्र की बनी हुई है, तांबे की। दोनों में अंतर पता चल गया ना आपको। ये जो नर्तकी की मूर्ति ये ताम्र निर्मित है, यहाँ पहले लिखा हुआ है ताम्र मूर्ति, और यहाँ नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है ये कहाँ से प्राप्त? ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है, लेकिन इस मूर्ति का सिर और हाथ और पैर खंडित है। और ये मूर्ति भूरे चुनार पत्थर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? भूरे चुनार पत्थर की ये मूर्ति बनी हुई है, और इसमें नर्तकी का एक पैर मुड़ा हुआ है। नर्तकी का एक पैर मुड़ा हुआ है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो नाचने की मुद्रा में हो। किस में हो? नाचने की मुद्रा में। अब दोबारा से सुन लो एक बार। नर्तकी की मूर्ति में, नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है इसका एक हाथ और इसका सिर और एक पैर क्या है? खंडित है। यह मूर्ति भूरे चुनार पत्थर की निर्मित है, और इसमें नर्तकी का एक पैर है वो मुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये नृत्य की अवस्था में हो, किसमें? ये नाचने की मुद्रा में हो। इसके अलावा मातृ देवी की मरण मूर्तियां भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है,
कौन सी? मातृ देवी की मरण मूर्तियां, मातृ देवी की मरण मूर्तियां, मातृ देवी की मरण मूर्तियां, मरण मूर्तियां, मातृ देवी की मरण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? ये मरण मूर्तियां ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मरण मूर्तियां, देखिए यहां से अनेक मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है जो केवल पूजा के जो उद्देश्य थे उनके हिसाब से बनाई जाती थी। पूजा के उद्देश्य से इन मरण मूर्तियों को बनाया गया था। उस वक्त मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी की क्या होती थी? पूजा उपासना होती थी, पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। अनेक मूर्तियां यहाँ पे प्राप्त हुई है, लेकिन वो सब किस उद्देश्य से बनाई गई थी? वो केवल पूजा के उद्देश्य से बनाई गई थी, पूजा उपासना के हिसाब से ही इन्हें बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ से मनके प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मोहरे प्राप्त हुए हैं और टीकरे प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? मनके प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? मनके प्राप्त हुए हैं। मनके के अलावा मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा और क्या प्राप्त हुए? यहाँ से मोहरे प्राप्त हुई हैं, अनेक प्रकार की मोहरे भी हमें यहाँ से मिली है। और क्या मिले? टीकरे भी मिले। क्या मिले? टीकरे। तो दोबारा देखेंगे, यहाँ से हमें मनके प्राप्त हुए, मुद्राएं प्राप्त हुई है, मोहरे प्राप्त हुए हैं और टीकरे प्राप्त हुए हैं। देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में बहुत बड़ी संख्या में हमें पकी हुई मिट्टी की मोहरे प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? पकी हुई मिट्टी की मोहरे प्राप्त हुई है, जिनको क्या कहा गया है? मुद्राएं कहा गया है। यहाँ से टीकरे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? टीकरे प्राप्त हुए। हाथी दांत की मुद्राएं भी मिले और मोहरे भी यहाँ से मिली है। नीले और सफेद, नीले और सफेद एक विशेष प्रकार के चमकीले पत्थर या कांच से बने हुए जो आकार में चौकोर है आदि सभी मुद्राएं, मोहरे और टीकरे, मनके आदि हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन मोहरों पर कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। ये जो मोहरे मिली है इनमें कुबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है। बैल की आकृति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? कुबड़ वाले बैल की आकृतियां कहां से प्राप्त हुई है? मोहरों से प्राप्त हुई है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा हाथी, नीलगाय और बारहसिंगा, बकरी, समी वृक्ष, हरिण और इसके अलावा बंदर, बाघ, गैंडे, पीपल के पत्ते के समान अनेक आकृतियां हमें सिंधु घाटी की मोहरों से प्राप्त हुई है। इसके अलावा इन पर चित्रलिपि के समान तीन तीन पंक्तियों में उभरे हुए लेख भी लिखे हुए हैं। इसी के साथ में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां से मनकों को एक विशेष प्रकार से सफेद रंग की धारियों तथा बिंदुओं के सजाने का एक उच्च कोटि का हुनर था, इसका परिचलन कहां से था? सिंधु घाटी सभ्यता से था। कहां से था? सिंधु घाटी की सभ्यता से था। इसका पता हमें वहां के सिक्कों से पता चलता है। सिक्के चलते थे ना, सिक्के, सोने चांदी के सिक्के चलते थे पहले, तांबे के, उन सिक्कों के माध्यम से इन सब का हमें पता चलता है। इसी प्रकार उस काल की जो मिट्टी की मूर्तियां थी, उन मिट्टी की जो मूर्तियां थी उनमें आभूषण भी प्राप्त होते हैं। मिट्टी की मूर्तियों में आभूषण भी हमें प्राप्त होते हैं जो भारतीय आर्य नारियों धारण करती थी। उस वक्त जो भारत की आर्य जाति की जो नारियां थी वो इन्हें क्या करती थी? धारण करती थी। इसके अलावा
वहां से हमें खिलौने भी प्राप्त हुए, अनेक प्रकार के खिलौने भी हमें प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? खिलौने। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में हमें अनेक प्रकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी से धातु तथा पकाई हुई मिट्टी के किसके, एक तो धातु के तथा पकाई हुई मिट्टी के, पकाई हुई मिट्टी के, एक तो धातु के और पकाई हुई मिट्टी के। सिंधु घाटी सभ्यता से धातु के और पकाई हुई मिट्टी के अनेक खिलौने हमें प्राप्त हुए, जिनमें अधिकतर कौन कौन से? धातु का ढाला हुआ बैल। कौन सा? धातु का ढाला हुआ बैल। धातु का ढाला हुआ बैल हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जो खिलौनों में माना जाता है। इसके अलावा पकाई हुई मिट्टी की मातृ देवी भी प्राप्त हुई है। कौन सी? पकाई हुई मिट्टी की, पकाई हुई मिट्टी की मातृ देवी, पकाई हुई मिट्टी की मातृ देवी भी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से भेड़ के अवशेष भी मिले। इसके अवशेष भेड़ के खिलौने भी मिले, यानी कि एक खिलौने के रूप में हमें भेड़ भी प्राप्त हुई है, कछुआ भी प्राप्त हुआ है, भेड़ भी प्राप्त हुई है, कछुआ, यानी कि पहले लोग कछुआ भी पालते थे। इसके अलावा बैल और बंदर की मूर्तियां भी मिली है। इसकी बैल की और बंदर की, इनके खिलौने भी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और रस्सी पर चलने वाला बंदर भी हमें प्राप्त हुआ है। कौन सा? रस्सी पर चलने वाला बंदर। रस्सी पर चलने वाला बंदर भी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के खिलौने में प्राप्त हुआ है। कौन सा? रस्सी पर चलने वाला बंदर भी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के खिलौनों में हमें प्राप्त हुआ है। और गर्दन हिलाने वाला पशु आकार, गर्दन हिलाने वाला पशु आकार भी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा चिड़िया भी प्राप्त हुई है। और इसके अलावा गाड़ी भी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है। चिड़िया प्राप्त हुई है। चिड़िया के अलावा गाड़ी, कौन सी? मिट्टी की गाड़ी आदि हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की प्राप्त अवशेषों में खिलौनों के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सीटी बजाने वाले खिलौने भी हमें प्राप्त हुए। कौन से? सीटी बजाने वाले खिलौने, सीटी बजाने वाले खिलौने भी हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता से। ये सब किसके रूप में? ये सब हमें खिलौनों के रूप में प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा दो बंदर है आपस में प्रेम करते हुए, यानी कि आपस में प्रेम करते हुए, आलिंगन करते हुए हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में खिलौनों के रूप में प्राप्त हुए। एक बार दोबारा से देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता से जो खिलौने प्राप्त हुए उनमें कौन कौन से अवशेष हमें मिले हैं? देखो, रस्सी पर चलने वाला एक बंदर, बंदर का खेल दिखाने वाले आते हैं ना, उन्होंने जब आपने देखा होगा वो बंदर रस्सी पर चलता है। किस पर? रस्सी पर। तो ये खिलौने आते हैं, इस तरीके से उसे घुमाया जाता है। और एक बंदर होता है वो किस पे चलता है? रस्सी पर। खिलौना है, देखना। पहले अपन जब छोटे थे उस वक्त ये मेले में मिल जाता था, अभी तो वर्तमान में मालूम नहीं है। इसके अलावा गर्दन हिलाने वाला पशु आकार भी हमें प्राप्त हुआ है। गर्दन हिलाने वाला आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, उसमें इस तरीके से ऐसे गर्दन हिलती रहती है। किसी भी जानवर की गर्दन भी हिलती रहती है उसमें। तो गर्दन हिलाने वाला पशु आकार भी हमें प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा चिड़िया प्राप्त हुई है, गाड़ी प्राप्त हुई है, धातु के तथा पकाई हुई मिट्टी के अनेक प्रकार के खिलौने हमें प्राप्त हुए, धातु का ढाला हुआ बैल भी हमें प्राप्त हुआ है और पकाई हुई मिट्टी की मातृ देवी भी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा भेड़ का खिलौना मिला है, कछुआ का मिला है, बैल का मिला है, बंदर का मिला है और सीटी बजाने वाले खिलौने भी हमें कहां से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य मूर्तियां भी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है। अन्य मूर्तियां, अन्य मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियां हैं? देखिए अन्य मूर्तियों में देखो जो मैंने अभी आकृतियां का नाम लिया ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होती है। इसके अलावा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें क्या खुदाई हुई थी, इन खुदाई में अनेक प्रकार की आकृतियां हमें प्राप्त हुई है। इसमें कुछ अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जिनमें से दो मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौन कौन सी हैं वो दो प्रकार की मूर्तियां? एक तो पद्मासन लगाए हुए एक साधक की मूर्ति, कौन सी? पद्मासन लगाए हुए, पद्मासन लगाए हुए एक साधक की मूर्ति, एक साधक की मूर्ति भी हमें कहां से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से। कौन सी? पद्मासन लगाए हुए एक साधक की मूर्ति। इसके अलावा दूसरी एक और मूर्ति प्राप्त हुई है जो नासिका के अग्र भाग पर है, यानी कि एक और जो दूसरी प्राप्त हुई है वो अन्य मूर्ति है। अन्य मूर्ति, इस अन्य मूर्ति में क्या दिखाया गया है? इस अन्य मूर्ति में जिसमें उसकी दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर है, जो अन्य मूर्ति प्राप्त हुई है उसके जिसके अग्र भाग पर यानी जो अग्र भाग है फेस का, जो आगे का जो भाग है जिसमें जो दृष्टि है वो नासिका के अग्र भाग पर है। दोबारा सुनेंगे, जिसमें उसकी जो दृष्टि है, दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर है। जिसमें जो दृष्टि है, जिसमें दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर है, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि ऐसे, यानी कि अपनी जो आंखें है ना वो अपने नाक के इस हिस्से में देख रही हो, ऐसी मूर्ति है। उसकी आंखें थोड़ी मिचमिची हैं और आंखें अपनी नाक के आगे के भाग को देख रही है। ऐसी मूर्ति भी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा और अनेक प्रकार की मैंने अभी बताया मोहरे प्राप्त हुई है, टीकरे, मुद्राएं, मनके, ये सब किससे प्राप्त हुए? सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी के निवासी है वो आर्य परंपरा के नहीं माने जा सकते। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं वो आर्य परंपरा के नहीं माने जा सकते। वो संभवतः उस जाति के थे जिसे वर्तमान में द्रविड़ जाति कहा जाता है, जिसमें वर्तमान में द्रविड़ जाति कहा जाता है। उस जाति के लोग वहाँ पर निवास करते थे, जो मुख्यतः भारत के किस भाग में मिलते हैं? दक्षिणी भारत में मिलते हैं। किसमें? दक्षिणी भारत में वो निवास करते हैं। इसके अलावा उपयुक्त समस्त जो कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो कलाकार थे, किसके? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो कलाकार थे वो कला में विशेष निपुण थे। किसमें? कला में विशेष निपुण थे, जिनमें इन्होंने धातु, मिट्टी,
पत्थर आदि की मूर्तियां बनाने में ये कुशल थे, यानी कि अच्छे कारीगर थे। अतः भारतीय कला के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जगहों का महत्वपूर्ण स्थान है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर है, और हड़प्पा कौन सी नदी पे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। हड़प्पा की खुदाई की सभ्यता 1878 में सबसे पहले किसने? कन्निंगम ने प्रारंभ की थी। उसके बाद में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की, और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो टीले की खुदाई की थी। हड़प्पा को पहले हरी यूपिया कहा जाता था, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में दोनों ही स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बेसिक जानकारी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनका बेटा बिंदुसार और उनका भी बेटा अशोक एक सम्राट था। सम्राट अशोक, जिसने अपनी लाइफ में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, और कलिंग के युद्ध के बाद में इसने युद्ध की भावनाओं को त्याग दिया था, और उसके बाद में ये धर्म प्रचार में लग गए थे, जिसमें ये बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया, और बौद्ध धर्म से संबंधित उनके अवशेषों की, स्तूपों की और उनके प्रतीकों के रूप में कौन कौन से स्तंभ बने थे, जिसमें सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, ये तो आप जानते हो एमपी में है। इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आशा की जाती है कि जितना भी पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इन सब के नोट्स बना के तैयार रखेंगे। साथ के साथ में आपकी लाइव क्लास आती है 12:10 से 12:40 तक आपकी लाइव क्लास चलती है। तो आप एक वीक में 2 बार लाइव क्लास ज्वाइन करें, और मैं आपका टाइम फिक्स कर देता हूँ। सोमवार और मंगलवार को आपकी लाइव क्लास फिक्स है। कब है? वैसे तो आपकी लाइव क्लास डेली होएगी, लेकिन विशेष तौर पर आप सोमवार को और मंगलवार को तो आप लाइव क्लास अवश्य लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और भारत माता की जय हो।